न्यूज़कास्टर सेंट्रल फ्रेंसनो के एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत को अब आत्महत्या करार दिया गया है। 51 वर्षीय जॉन लैंग को जनवरी में उनके जलते हुए घर के अंदर बैरिकेड के साथ और चाकू के घाव के साथ पाया गया था। क्या हाल है मेरे दोस्त? क्या आप लोग वेब की दुनिया में होने वाली सबसे अजीब घटनाओं में से एक के लिए तैयार हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंसनो, कैलिफोर्निया के एक इंटरनेट कार्यकर्ता और पुलिस व्हिसलर ब्लोअर श्री जॉन पॉल लैंग की रहस्यमय मौत के बारे में। अपनी सोचने की टोपियां पहन लें क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। 20 जनवरी 2016 को दोपहर 3 बजे के आसपास जॉन के पड़ोसियों ने उनके घर से धुआं उठते देखा और 911 पर कॉल कर दी। उनके घर में लोहे के गेट से सुरक्षा काफी कड़ी थी, जिससे फायर डिपार्टमेंट को उनकी प्रॉपर्टी में प्रवेश करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। समाचार रिपोर्टों के अनुसार जब उन्होंने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उन्होंने पाया कि सभी प्रवेश द्वार अंदर से बैरिकेड थे। जब अग्निशामक अंततः अंदर जाने में कामयाब हुए तो उन्होंने जॉन को अचेत अवस्था में और खून से लथपथ पाया। वे उनके घर के पिछले हिस्से में फर्श पर पड़े थे। जांचकर्ताओं को जॉन के लिविंग रूम में कुछ दिलचस्प मिला। वहां 2 मॉनिटर थे जो बाहर की निगरानी कैमरों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। पास ही फर्श पर एक गद्दा रखा था, जैसे वह इन मॉनिटरों के पास सोते थे। जॉन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आग, उन्होंने कहा, जानबूझकर लगाई गई थी। ठीक है, आइए इस कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। जॉन लैंग वास्तव में कौन थे? खैर, यह एक अच्छा सवाल है। उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 51 वर्ष थी। जाहिर है कि उनका जन्म ओहायो में हुआ था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कब और क्यों फ्रेंसनो के क्षेत्र में स्थानांतरित किया। वास्तव में इस व्यक्ति के बारे में उनके सक्रियता के अलावा ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि वह स्थानीय पैलेस ब्रेक्स एंड टायर्स में काम करते थे, लेकिन हम यह पता नहीं लगा सके कि वह वहां क्या करते थे। इंटरनेट खोजों से यह भी पता चलता है कि लैंग के नॉर्थ वैन नेस एवेन्यू के पते और उनके फोन नंबर से 2 व्यवसाय जुड़े हुए थे। वे थे लैंग मरीन, एक मरीन सप्लाई शॉप, और उनके यूट्यूब चैनल का नाम भी यही था, और दूसरा था वैली हैंडीमैन। हमें यह भी पता है कि वह कभी आत्मा लूसबर्ग से विवाहित थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम एम्मा था। उसके कुछ ऑनलाइन पोस्ट से हमें पता चलता है कि उनका विवाह 2009 के आसपास किसी समय समस्याओं से जूझ रहा था। अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अल्मा ने अगस्त 2011 में तलाक के लिए अर्जी दी थी और यह तलाक 3 महीने बाद नवंबर में अंतिम रूप से हो गया था। और वास्तव में यही इस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो बस इतनी ही है। उनके बारे में इंटरनेट पर एक भी तस्वीर नहीं है, जो इस युग के वाकई अजीब बात है ना? आप सोचेंगे कि इंटरनेट पर उनकी कोई तस्वीर या कम से कम उनके बारे में थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी। उनकी मृत्यु से कई साल पहले जॉन टावर डिस्ट्रिक्ट समुदाय में पुलिस के प्रति जवाबदेही के लिए अपनी सक्रियता और फोरेंसिक पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए जाने जाते थे। विशेष रूप से उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि वे कम आय वाले इलाकों में अनैतिक और संभावित रूप से अवैध लाइसेंस प्लेट स्कैनिंग घोटाले का संचालन कर रहे थे। कहा जाता है कि वे स्टोर पार्किंग लॉट में गश्त लगाते थे और लाइसेंस प्लेट स्कैन करते थे, यह देखने के लिए कि क्या वे अपराधियों और बिना पंजीकृत वाहनों के चालकों को ढूंढ सकते हैं। फिर वे पार्किंग लॉट छोड़ते समय अपने लक्ष्यों को रोक लेते थे। यह स्पष्ट नहीं है कि लैंग ने यह घोटाला कैसे खोजा, लेकिन फ्रेसनो काउंटी के अदालत के रिकॉर्ड की एक संक्षिप्त खोज से पता चलता है कि एक जॉन पॉल
लैग को सितंबर 2008 में बिना पंजीकृत वाहन चलाने के लिए उद्धृत किया गया था। जॉन ने फ्रेंसनो बी नामक स्थानीय समाचार पत्र के लेखों पर टिप्पणियों में पुलिस विभाग के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करना शुरू किया और यहीं से ऐसा लगता है कि उनकी परेशानियों की शुरुआत हुई। अपनी अब निष्क्रिय वेबसाइट jodymedley.com पर इस कार्यकर्ता ने अपने कथानक में कुछ प्रकार के निर्णायक बिंदु का वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि फ्रेस्नो कानून प्रवर्तक उन्हें बच्चों की अवैध छवियों के संबंधित आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, फ्रेंसनो कानून प्रवर्तन पहले ही गैरकानूनी तरीके से और गुप्त रूप से मेरे घर में प्रवेश कर चुके हैं। मेरी हार्ड ड्राइव की प्रतियां बनाई हैं ताकि अंततः झूठे गिरफ्तारी के लिए एक अच्छी योजना बनाई जा सके। यहाँ एक पैटर्न भी दिखाई देता है। जिसने भी कभी सार्वजनिक रूप से बात की है, आरोप लगाया है या जेरी डायर के कथित घोटाले के बारे में चर्चा की है, जिसमें उस 16 साल की लड़की का मामला शामिल है, उन्होंने खुद को कुछ ही वर्षों में किसी प्रकार के कानूनी संकट में पाया है। एक त्वरित गूगल खोज से पता चलता है कि जेरी डायर ने वास्तव में उन आरोपों का सामना किया था जैसा कि जॉन ने वर्णन किया था। वह समाप्त करते हुए लिखते हैं, और इस पत्र के साथ मैंने निश्चित रूप से फ्रेंसनो कानून प्रवर्तन के साथ अपनी मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2013 में उन्होंने फ्रेंसनो बी और सैक्रामेंटो बी अखबारों को ईमेल भेजे थे, जिसमें उन्होंने अपने संपादकों को सूचित किया था कि फ्रेंसनो बी का एक कर्मचारी जिसका नाम जोडी मरे था, बी के टिप्पणीकारों के आईपी लॉग डेटा को फ्रेंसनो शेरिफ के कर्मियों के साथ साझा कर रहा था, और इसके बाद शेरिफ के कर्मी उन लोगों को परेशान कर रहे थे जो बी की वेबसाइट पर टिप्पणियां पोस्ट कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि इन ईमेल भेजने के बाद उन्हें फ्रेंसनो पुलिस द्वारा देखा जा रहा था, उनका पीछा किया जा रहा था और उन्हें परेशान किया जा रहा था, और अधिकारी उनके खिलाफ धमकी भरे तरीके अपना रहे थे। उन्होंने इन कथित घटनाओं में से अधिकांश या सभी का दस्तावेजीकरण किया, या तो jodymedley.com पर या अपने YouTube चैनल लैंग मरीन पर, जहां वह अक्सर अपने घर के सुरक्षा कैमरों से फुटेज पोस्ट करते थे। उन्होंने मार्च 2015 में स्वतंत्र समीक्षा कार्यालय के साथ इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बारे में जॉन ने दावा किया कि इससे स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न में वृद्धि हुई। अप्रैल 2015 में पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक गहरे रंग की वैन को उनके घर के ठीक सामने पार्क करते हुए देखा जा सकता है। इसका दरवाजा खुलता है और एक आदमी को उनके घर की दिशा में एक प्रकार का बड़ा कैमरा पकड़े हुए देखा जा सकता है। जाहिर है यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप हर दिन देखते हैं। अगर यह आपके साथ हुआ होता तो आप क्या सोचते? आप क्या करते? 1 महीने बाद पोस्ट किए गए अन्य वीडियो में कई पुलिसकर्मियों को उसके ब्लॉक के साथ पार्किंग करते हुए दिखाया गया है। वे बस औपचारिक रूप से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उस रात अधिकारियों ने श्री लैंग के साथ वास्तव में कुछ नहीं किया, लेकिन उनका मानना था कि यह घटना उन्हें परेशान करने के लिए बनाई गई थी। 14 जनवरी 2016 को लगभग 1 साल बाद जॉन ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक हताश पोस्ट की, जिसमें लिखा था, बस आपको सबको सूचित करना चाहता था, अगर अगले 1-2 दिनों में मेरे साथ कुछ भी होता है तो यह फ्रेस्नो पीडी मेरे पड़ोसी और मेरे नौकरी पर एक कर्मचारी पेलस ब्रेक्स एड टायर्स ऑन ब्लैक स्टोन के परिणाम स्वरूप होगा। अगले दिन उन्होंने ABC 30 एक्शन न्यूज के फेसबुक पेज पर रिपोर्ट कोरिन हागार्ड की दीवार पर पोस्ट किया। उन्होंने रिपोर्ट से कहा, कोरिन, क्या आप कुछ खबर चाहते हैं? भ्रष्ट फ्रेस्नो पुलिस मुझे इस सप्ताहांत संभवतः आज रात मारने की कोशिश कर रही है। यह कोई मजाक नहीं है। और अगले दिन उन्होंने अपने
यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अगले दरवाजे वाले पड़ोसी के घर के सामने एक वैन पार्क की गई थी। वैन के किनारे पर गारंटी कारपेट क्लीनिंग लिखा हुआ है और एक फ़ोन नंबर भी है। और यह चीज़ें वास्तव में डरावनी हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह व्यवसाय वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। एक यूट्यूब टिप्पणी के अनुसार, क्या किसी और को यह अजीब नहीं लगता है कि कारपेट क्लीनिंग सेवा का कोई स्थान नहीं है और उनकी वेबसाइट पर प्रत्येक पृष्ठ केवल एक वाक्य है, कोई मूल्य निर्धारण नहीं है और कोई जानकारी नहीं है। अब एक आदमी को वैन के यात्रा साइड से बाहर निकलते हुए और सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वह पड़ोसी के गेट पर एक फ्लायर डालने के लिए जाता है, जबकि कई लोगों ने सोचा कि वह आदमी जान के यार्ड में फ्लायर डाल रहा था। वास्तव में वह उसके पड़ोसी के यार्ड में डाला जा रहा था। हम अभी एक इमेज को सामने लाएंगे ताकि आप ठीक देख सकें कि यह आदमी कहाँ खड़ा था। ये वह छोटा बॉक्स है जिसमें उसने फ्लायर डाला था। ईमानदारी से कहें तो वीडियो के दौरान वह आदमी कई बार जॉन के घर की ओर देखता है। यहाँ तक कि एक बिंदु पर वह सीधे कैमरे की ओर भी देखता हुआ प्रतीत होता है। इस कंपनी के बारे में एक त्वरित खोज से पता चलता है कि इसे 2015 में कैलिफोर्निया राज्य में पंजीकृत किया गया था और यह जाकी नाम के एक क्लोविस निवासी के स्वामित्व में था और पिछले साल ही यह कंपनी भंग कर दी गई थी। अब इस व्यवसाय के वास्तविक और वैध होने के विषय पर वापस आते हैं। कुछ लोगों ने इस फोन नंबर पर वास्तव में कॉल करने का प्रयास किया और उनके आश्चर्य के लिए किसी ने उत्तर दिया। यह गारंटी कारपेट क्लीनिंग थी। वे कहते हैं कि व्यवसाय वास्तविक है, लेकिन एक रेडिट यूजर के अनुसार जॉन द्वारा इस वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट करने के बाद गारंटी कारपेट क्लीनिंग की वेबसाइट को हटा दिया गया और यह जॉन की मौत से सिर्फ 3 दिन पहले हुआ। उन्होंने कहा, मैं इस बिंदु पर थोड़ा डर गया हूँ। यह क्या हो सकता है और यदि ऐसा है तो क्यों? एक अन्य रेडिट यूजर ने दावा किया कि उन्होंने इस रहस्यमय फोन नंबर पर कॉल किया, जॉन के बारे में पूछा और एक अजीब प्रतिक्रिया मिली। उनकी पोस्ट में लिखा था, जिस व्यक्ति ने फोन उठाया उसने मुझे मूर्ख कहा और कहा कि सफाई वैन उसके घर के पास थी क्योंकि वे उसके एक पड़ोसी की सेवा कर रहे थे। यह ठीक उसी तथ्य के साथ मेल खाता है कि वीडियो में दिखाया गया आदमी पड़ोसी के गेट में एक फ्लायर डालता है। तो क्या गारंटी कारपेट क्लीनिंग एक वास्तविक व्यवसाय है या सिर्फ एक बहाना? यह हमेशा के लिए एक भारी बहस का विषय बना रह सकता है। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो के कैप्शन में जॉन ने लिखा, अगर मैं कल गायब हो जाता हूँ या मरा हुआ मिलता हूँ तो इस वैन को याद रखना। डिप्टी कोरोनर लोरेटा एंड्रयूज की रिपोर्ट के अनुसार, जो घातक घटना के अगले दिन की गई थी, मौत का तरीका आत्महत्या के रूप में दर्ज किया गया था और मौत का कारण आग से धुएं और कालिक का सांस द्वारा सेवन था। दिलचस्प बात यह है कि कोरोनर की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि लैंग के कपड़े हटा दिए गए थे और सफेद बॉडी बैग में उनके शरीर के नीचे पड़े थे जिसमें उन्हें रखा गया था। उन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि जॉन की टी शर्ट में कोई कट नहीं था जो छुरा घोंपने के घावों के साथ मेल खाता हो। रुको, क्या ये कैसे संभव है? रिपोर्ट आगे कहती है कि फ्रेजनो पुलिस ने कोरोनर को जांच के लिए शरीर के साथ 2 अलग-अलग चाकू लाए। एक जापानी रसोई का चाकू था जिसमें स्मूथ ग्रैंटन एज और 7 इंच की ब्लेड लंबाई के साथ 3/4 इंच चौड़ी नोक थी। उन्होंने कहा कि दूसरा चाकू एक सेरेटेड ब्रेड चाकू था जिसकी चौड़ाई ½ इंच से कम और ब्लेड की लंबाई 10 इंच थी। जॉन के उरोस्थी, स्टर्नम और हृदय के सामने छुरा घोंपने के घावों की उपस्थिति के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि छुरा घोंपने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार सेरेटेड ब्रेड चाकू था। चलो यहाँ थोड़ा रुकते हैं।
याद करें कि फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ के प्रवक्ता टोनी बोटी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि छुरा घोंपने के घाव सतही थे, जिसका मतलब है कि वे बहुत उथल्ले थे, त्वचा की परतों से अधिक गहराई तक नहीं घुसे थे। फिर भी यहाँ कोरोनर की रिपोर्ट में हम देखते हैं कि जॉन के दिल के सामने वाले हिस्से को वास्तव में भेदा गया था, जो यह सुझाव देगा कि यह वास्तव में एक सतही घाव नहीं था। वास्तव में कोरोनर की रिपोर्ट कहती है कि पहला छुरा घोंपने का घाव ऊपर चौथे बाएं रिब स्तर पर उरोस्थी स्टर्नम को भेदता है, पेरिकार्डियल थैली के अग्रभाग को भेदता है और दिल के दाहिने वेंट्रिकल के ऊपरी हिस्से को भेदता है। दिल का घाव रेखीय है और 1/4 इंच से कम मापता है। दिल के अंदर की चोटें स्वतंत्र हैं। पेरिकार्डियल थैली में 50 मिलीलीटर से कम तरल रक्त है। ठीक है, तो यह समझने की कोशिश करते हैं। वे हमें बता रहे हैं कि इस आदमी ने खुद को एक सेरेटेड ब्रेड चाकू से इतनी जोर से घोंपा कि उसने न केवल उसकी मोटी छाती की हड्डी को भेदा, बल्कि उसके दिल में भी धंस गया। एक सेरेटेड ब्रेड चाकू जिसने उसके अपने दिल को भेदा। क्या कोई और इस बारे में भ्रमित है? क्या आपने कभी सेरेटेड ब्रेड चाकू का इस्तेमाल किया है? मुझे नहीं पता कि आपके बारे में क्या विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काम करने के लिए अविश्वसनीय ताकत की आवश्यकता होगी। आप क्या सोचते हैं? अधिकांश ब्रेड चाकू की नोक नुकीली नहीं होती है। वे आम तौर पर नोक पर कुंद होते हैं, क्योंकि इस उपकरण का उद्देश्य इसका सर्शन होता है, जिसका उपयोग ब्रेड को काटने के लिए किया जाता है। अगले, वे कहते हैं कि दूसरा छुरा घोंपने का घाव, जिसे मध्य छुरा घोंपने का घाव कहा गया है, ने भी उरोस्थी को भेद दिया और पेरिकार्डियल थैली में एक पिन होल घाव बना दिया, जिसने दिल के निचले दाहिने वेंट्रिकल पर एक सतही खरोंच पैदा कर दी। तीसरी या सबसे निचली चोट दस्तावेज में यह भी लिखा गया है कि इसमें स्टर्नम में प्रवेश किया था, लेकिन पूरी तरह से पार नहीं किया। जहाँ तक चाकू की चोट का सवाल है, यही है। छाती के क्षेत्र में 3 चोटें। पीठ में किसी भी चाकू की चोट या घाव का कोई उल्लेख नहीं किया है। जैसा कि शुरू में फ्रेजनो बी और पुलिस प्रवक्ता टोनी बाटी द्वारा रिपोर्ट किया गया था। हाँ, इसके बारे में क्या? सौगरी की रिपोर्ट भी बताती है कि लैग के चेहरे, हाथों और पैरों पर भी सूट कालिक थी, शरीर के अन्य हिस्सों पर नहीं, जो यह सुझाव दे सकता है कि वह वास्तव में उस कपड़े को पहन रहा था जो उसके शव के साथ शवगृह में रखा गया था। लेकिन एक बात है, याद करें कि जांचकर्ता ने कहा कि उसके कपड़ों में चाकू के घाव के स्थान पर कोई फाड़ नहीं था। यह वास्तव में कोई समझ में नहीं आता है। न तो अब आप देख सकते हैं कि यह मामला क्यों इतना विवादास्पद हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी मुंह, गले और फेफड़ों में सूट पाया गया और कि उसके बाएं फेफड़े में हवा नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्होंने नोट किया कि रक्त परीक्षण में 31% कार्बन मोनोऑक्साइड संतृप्त स्तर पाया गया। इस निष्कर्षों के अनुसार मौत का कारण धुएं के इनहेलेशन को माना गया। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि उनकी विष विज्ञान रिपोर्टों ने शरीर में दवाओं, शराब या अन्य पदार्थों के कोई सबूत नहीं दिखाई दिए। दिलचस्प बात यह है कि सौगरी की रिपोर्ट में डेप्यूटी कर्नल लरेटा एंड्रयूज की क्राइम सीन के बारे में गवाही भी शामिल है। इसमें वह बताती है कि लैग के बाहरी सुरक्षा कैमरे फायर स्टार्ट के आगमन से पहले ठीक काम कर रहे थे और उसके अतिरिक्त सुरक्षा कैमरे घटना के दिन से 1 दिन पहले तक काम कर रहे थे। वह बताती है कि अतिरिक्त फुटेज में जॉन को घर के सिविलिंग रूम क्षेत्र में एक बड़े चाकू के साथ बैठे हुए दिखाया गया। जाहिर तौर पर उसने कैमरे के सामने चाकू को प्रदर्शित किया और इसे दूसरे कमरे में ले गया। वह कहती है कि
लैग बाद में कैमरे के पास गया, उसके बाद कर दिया और इसके बाद कोई अन्य फुटेज रिकॉर्ड नहीं की गई। चाकू दिखते हुए कोई वीडियो सार्वजनिक नहीं किया गया है। कुछ लोग ऑनलाइन ने पुलिस की सामग्री पोस्टमार्टम में शामिल होने की ओर भी इशारा किया है। वास्तव में 2 फ्रेजनो पुलिस विभाग में डिटेक्टिव, एक फ्रेजनो फायर विभाग का अग्निशामक जांचकर्ता और फ्रेजनो पुलिस विभाग से एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तकनीशियन उपस्थित थे। हालांकि यह असामान्य नहीं है कि पुलिस पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहती है। वाह, यह बहुत कुछ है और इनमें से बहुत सारी बातें वास्तव में समझ में नहीं आती। अगर उसके कपड़ों में चाकू के घावों के कोई छेद नहीं है तो उसे चाकू कैसे मारा गया? और उन्होंने क्यों कहा कि उसे पीठ में भी चाकू मारा गया था जब ऐसा नहीं था? फ्रेजनो पुलिस ने दावा किया कि यह एक गलती थी और प्रारंभिक रिपोर्टिंग में प्रेस को गलत जानकारी जारी की गई थी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह मामला बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है। कई कार्यकर्ता कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि जॉन लैंग की हत्या की गई थी और इसमें शायद स्थानीय कानून प्रवर्तन शामिल था, क्योंकि पीड़ित ने उनकी कथित भ्रष्टाचार की जांच की थी। आलोचकों का मानना है कि आदमी तलाक के बाद मानसिक रूप से परेशान था और अंततः अपने पागलपन की स्थिति में वह आत्महत्या पर पहुंच गया। इस मामले पर एक सबरेडिट में व्यापक चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त हैकर कार्यकर्ताओं या हैक्टिविस्टों ने, जिनका नाम एनोनिमस है, ने सीधे तौर पर फ्रेजनो पुलिस को चुनौती दी है। उन्होंने एक YouTube वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने बुनियादी रूप से कहा कि वे पुलिस के खिलाफ आ रहे हैं और उन्हें पता है कि क्रिमिनल्स ने जॉन लैंग के साथ क्या किया। अब 4 साल से अधिक समय बाद लोग अभी भी इस आदमी के साथ वास्तव में क्या हुआ इस पर बहस कर रहे हैं। क्या हम सचमुच इसे मानसिक बीमारी और आत्महत्या के रूप में पास कर सकते हैं जब बहुत सारी असंगतताएं नजर आती हैं? अगर कुछ नहीं भी है तो आपको मानना पड़ेगा कि उस शवगृह की रिपोर्ट के कुछ हिस्से वास्तव में बहुत समझ में नहीं आते, है ना? और इस आदमी की किसी भी जगह ऑनलाइन एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? आश्चर्यजनक रूप से किसी ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत शहर फ्रेजनो से सभी अपराध दृश्य जांच दस्तावेज और तस्वीरों की मांग की। उन्होंने इस अनुरोध का विरोध किया, इस हद तक कि उन्होंने जांच रिकॉर्ड छूट के तहत खुलासा किए जाने वाले दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया और तीसरे पक्ष के गोपनीयता अधिकार से सुरक्षित दस्तावेजों और जानकारी का खुलासा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने संवैधानिक जानकारी के साथ उत्तरदायी दस्तावेज प्रस्तुत किए और या छिपाए। दुर्भाग्यवश कोई अपराध दृश्य की तस्वीरें जारी नहीं की गई जो इस रहस्य पर अधिक प्रकाश डाल सकती थी। इन दस्तावेजों से यह देखा जा सकता है कि बहुत सारी तस्वीरें हैं जो शायद हम कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जारी किए गए दस्तावेजों में एक दिलचस्प जानकारी मिली। क्या आपको लगता है कि यह सच है? अग्निशामक विभाग की जांच इकाई के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, मेरी राय में इस आग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं पीड़ित है। इस आग के दौरान किसी के घर में प्रवेश या बाहर जाने का कोई तरीका नहीं था। जॉन पॉल लैंग अकेला व्यक्ति था जिसके पास बाहर जाने का कोई तरीका नहीं था। जॉन पॉल लैंग के पास आग लगाने के लिए आवश्यक सामग्री तक पहुंच थी। सबूत के तहत उन्होंने कहा, भौतिक गैसोलीन का कनस्तर और लाइटर एओ प्रारंभिक क्षेत्र में पाया गया। तो आपके विचार इस पर क्या हैं? EWU क्रू, आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में क्या हुआ और क्यों? कृपया नीचे टिप्पणी करके हमें अपने दृष्टिकोण के बारे में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना न भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। अगली बार फिर मिलेंगे। ध्यान रखें और बाहर सतर्क रहना न भूलें।